हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था हमारे 9th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स या बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने पिछले क्लास में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? किसी भी पार्टिकुलर हैबिटेट, किसी भी रीजन में पाए जाने वाले वेराइटीज ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और कल के क्लास में हमने मेनली बात की थी नेमिंग पर, साइंटिफिक नेमिंग। हमें ये पता है कि एक ही स्पीसीज को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्सोनोमिस्ट थे, जो टेक्सोनोमी स्टडी करने वाले थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर एक स्पीसीज को एक साइंटिफिक नेम दे दिया कि मतलब जो पूरे दुनिया में वही नाम चलेगा। और ये जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की, ये सिस्टम जो था नेमिंग का, ये जो बाइनोमियल नेमिंग का जो सिस्टम था वो कार्ल लिनियस ने दिया था, जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो वर्ड्स का नाम होता था। पहला वर्ड कहलाता था जेनरिक एपिथेट और सेकंड वर्ड कहलाता था स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाए, जेनरिक एपिथेट आता था जेनस से, स्पेसिफिक एपिथेट आता था स्पीसीज से। सारा कुछ हमने नेमिंग देख लिया था, कैसे क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं, टेक्सोनॉमी क्या है वो भी हमने बात कर ली थी। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसका बंटवारा कैसे होता है। देखिए है क्या बात, ऑर्गेनिज्म्स की अगर आप नंबर देखें इस दुनिया में, तो इस धरती पर वेराइटीज ऑफ लाइफ है। इतने सारे स्पीसीज एक साथ रहते हैं कि सभी स्पीसीज को सेपरेटली स्टडी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कैसे स्टडी करेंगे इतने सारे? अगर आप लेटेस्ट में देखें तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ जो होते हैं वो कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीसीज। जो हिंदू धर्म ग्रंथ है 84 लाख योनियां, यानी कि 84 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज इस दुनिया में। 84 लाख, सोचिए 84 लाख अलग अलग। अगर एक एक पढ़ना शुरू करेंगे तो 84 लाख को पढ़ना संभव होगा? या मान लीजिए कि अगर 84 लाख नहीं भी हो तो जो रॉबर्ट मेयर का जो है कहना है कि लगभग जो है 7 मिलियन, यानी कि लगभग 70 लाख स्पीसीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब उन सभी को स्टडी करना, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे मल्टी सेलर, यूनिसेलर, सबको अगर हम अलग अलग स्टडी करने जाएंगे तो सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सेपरेटली। सेपरेटली स्टडी करना इंपॉसिबल है। तो हमने क्या किया, इसका एक टूल है हमारे पास। जब बहुत नंबर होता है तो हम क्या कर देते हैं? क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि सिमिलरिटीज यानी कि समानता और डिसिमिलरिटीज यानी कि असमानता। डिसिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग कर देते हैं। हम एक जैसे को एक ग्रुप में रख देते हैं और दूसरे जैसे को अलग ग्रुप में रख देते हैं, और इस तरह हमने ग्रुप्स बना दिए। तो और हमने ग्रुप से स्टडी कर लिया तो सबकी स्टडी हो गई। जैसे कि स्कूल में 1000 बच्चे हैं, सभी को पढ़ाना है तो क्या किया गया? 10 क्लास में बांट दिया गया। हर एक क्लास में 50 बच्चे बैठ जाते हैं, दो सेक्शन मान लीजिए बन गया, 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 1000 बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग बच्चों को पढ़ाया जाए तो कितना इंपॉसिबल सा हो जाएगा ना काम। तो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है सबको अलग अलग स्टडी करना, इसलिए हमने सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर अरेंज किया उसे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, और इसी को कहा गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी है? देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है, आपके नोट में लिखा हुआ है कि सिंस वेराइटीज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सेपरेटली, सो क्लासिफिकेशन इज द ओनली मेथड बाय व्हिच वी कैन स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म्स इन अ इफेक्टिव वे। यानी हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है? क्लासिफिकेशन का रास्ता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। समझ गए? अब क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? तो सबसे पहली बात, ये बड़ा आसान बना देता है इतने सारे ऑर्गेनिज्म्स को स्टडी करना, क्योंकि सबको स्टडी अलग अलग करना संभव नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो ये हमें ये बता देता है कि अगर हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं हमें ये पता चल जाता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है, यानी उनके बीच में क्या वेरिएशंस हैं और क्या रिलेशनशिप है। जब हम देखते हैं देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, जैसे हम स्टडी करना शुरू करते हैं हमें दिखता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, जैसे कि आप पैसेज देखोगे जो कि मछलियां होती हैं, पैसेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो दिखता है हमें, कह रहे देखो रिलेशनशिप है, कुछ समानताएं हैं। समझ गए? तो हमें रिलेशनशिप दिखता है, जो कि हम देखेंगे जब हम स्टडी करना शुरू करेंगे इस चैप्टर में। धीरे धीरे तो हमें पढ़ना ही है पूरे सारे ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, तो देखेंगे आप कैसे हमें रिलेशनशिप दिखता है, उनमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलता है।
और ये हमें एक सिस्टम देता है क्लासिफिकेशन। ये जो टेक्सोनोमी है, ये जो क्लासिफिकेशन है, वो हमें एक सिस्टम देता है जिससे हम किसी भी नॉन या अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म को जब एकाएक किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है मान लो कि समुद्र में या जंगलों में, जिसे आज तक हमने नहीं देखा, तो उसको देख करके, उसके स्ट्रक्चर को देख करके, उसके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एब्स है, कि वो रेप्टाइल्स है, कि वो पाइसेज है, क्या है, नहीं है। समझ रहे हो ना बात? तो आइडेंटिफिकेशन का एक मेथड मिल जाता है क्लासिफिकेशन से हमें। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए, लंबे समय से क्लासिफिकेशन की कोशिश चल रही है, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी एरिस्टोटले ने 300 बीसी में, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 300 साल पहले। अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है? 2020, यानी उससे 300 साल पहले, यानी 2320 साल पहले, आज से 2320 साल पहले एरिस्टोटले ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। लेकिन पुराने समय में जो क्लासिफिकेशन होता था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हम उसे कहते हैं जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी आर्बिट्रेरी चूजन क्राइटेरिया पे क्लासिफाई कर दिया जाता है। आर्बिट्रेरी चूजन यानी जिस पे मन हुआ, जैसे कि मान लो कि हम क्या, हाँ चलो, पानी में रहने वाला अलग, जमीन पर रहने वाला अलग, हवा में उड़ने वाला अलग, हमने क्या किया, हैबिटेट के आधार पर बांट दिया। या हमने कहा कि चलो जो साइज वाला इतना से छोटा वाला अलग, इतना से बड़ा वाला अलग, यानी कि हमने साइज पे कर दिया, हमने बॉडी कलर पे कर दिया, हमने बॉडी शेप पे कर दिया, यानी हमने कोई भी एक क्राइटेरिया चूज किया, कोई भी एक बेसिस चूज किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। कोई ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ हमने नहीं देखा, सारी सिमिलिटीज और डिसिमिलिटीज नहीं देखा, कोई एक सिंगल सिमिलिटी या कोई एक सिंगल डिसिमिलिटी के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, तो वो क्या हुआ? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या हुआ? नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम सिंगल नहीं देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं, इवन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर तक भी देखते हैं कि वो इंटरनली कैसा है, एक्सटर्नली कैसा है, देखने में कैसा है, उसके बॉडी के अंदर में जो हार्ट है वो कैसा है, किडनी है कैसा है, उसका रिस्पायरेशन, वो रिस्पायर कैसे करता है, वो खाना कैसे खाता है, वो उसके अंदर में बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, सब कुछ देखते हैं हम किसमें? नेचुरल क्लासिफिकेशन में। तो अर्ली अटेम्प्ट जो था क्लासिफिकेशन का, जो पुराने समय में करते थे लोग, वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया, नेचुरल क्लासिफिकेशन अडॉप्ट किया। क्या डिफरेंस था दोनों में? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसी भी आर्बिट्रेरली चूजन क्राइटेरिया के बेसिस पर होता था, और नेचुरल क्लासिफिकेशन करने के लिए हम सारे क्राइटेरिया को एक साथ स्टडी करते थे। सारे क्राइटेरिया को हम क्या करते थे? एक साथ स्टडी करते थे, सारी सिमिलिटीज, सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ देखते थे और उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करते थे। देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स वाज डन बाय एरिस्टोटल इन 300 BC में। अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वेर आर्टिफिशियल। जो अर्ली अटेम्प्ट थे वो क्या थे? आर्टिफिशियल थे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? डिफाइन किया गया है, द क्लासिफिकेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरली चूजन क्राइटेरिया लाइक बॉडी शेप, साइज, कलर, हैबिटेट etc। इस सब पे जो हो गया वो किसी भी एक के बेसिस पर वो हो गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। In 19th century, artificial system of classification was replaced by natural system of classification। 19th century में हम ले आए क्या? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है, सारे समानता और असमानता को इसमें कंसीडर किया जाता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ कंसीडर किया जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ को, तब वो क्या कहलाता है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्यों अच्छा है? ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ कंसीडर करता है, किसी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर नहीं होता है, तो अच्छा क्लासिफिकेशन है ये। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर को भी देखता है, यानी सिर्फ एक्सटर्नल को नहीं देखता है, इंटरनल को भी देखता है, और ये ओवरऑल सिमिलिटीज और डिसिमिलिटीज को देखता है, यानी कि क्या समानताएं और क्या समानताएं हैं ओवरऑल, उन सभी को ये देखता है। और ये क्लोजली रिलेटेड है इवोल्यूशन के साथ। इवोल्यूशन, देखिए बायोलॉजी इस बात में भरोसा नहीं करता कि भगवान ने हमें बनाया, सिंपल बात है। बायोलॉजी इस बात में, हम लोग क्या जनरली आदमी पूछोगे दुनिया में मनुष्य कैसे आए, तो जनरल लोग कहेंगे भगवान ने बनाया हम सबको, लेकिन बायोलॉजी इस बात में भरोसा नहीं करता। बायोलॉजी कहता है कि इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। पहले सिंपल जीव आए, समय के साथ वो कम्प्लेक्स होते गए, उनकी बॉडी की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और धीरे धीरे दुनिया में वैरायटीज ऑफ लाइफ आ गई। जैसे हम लोगों के बारे में कहा जाता है कि हम लोग बंदर से आए, सच में ऐसा कहा जाए ना तो सच में हम लोग बंदर से नहीं आए, दिस इज अ मिथ। ये अगर आपको कोई कहे कि बंदर हमारे पूर्वज थे, ना, बंदर हमारे पूर्वज नहीं थे। बंदर और हमारे दोनों के पूर्वज एक थे।
यानी बंदर जहां से इवॉल्व हुए वहीं से हम भी इवॉल्व हुए। अब बंदर से हम थोड़े बने, बंदर भी वहीं से बना जहां से हम बने, यानी हम दोनों के एंसेस्टर कॉमन थे। समझ गए ना बात? बंदर हमारे एंसेस्टर नहीं थे। आया समझ में? अगर बंदर हमारे एंसेस्टर होते तो बंदर को दुनिया से गायब हो जाना चाहिए था। समझ रहे हो ना बात? तो बंदर और यानी कि चिंपांजी, जनरली चिंपांजी हम लोग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। चिंपांजी और हम जो हैं उनको माना जाता है कि हमारे एंसेस्टर कॉमन थे, उनसे हमारे बहुत कुछ मैच करता है। समझ गए बात? तो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन से क्लोजली रिलेट करता है कौन? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब सारे सिमिलिटीज और डिसिमिलिटीज को हमने कंसीडर करना शुरू किया तो हमने देखा अरे वाह, ये तो दिख रहा है जैसे इसमें से ये आया है, इसमें से ये आया है। जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम फाइलम पढ़ना शुरू करेंगे और जब हम देखेंगे हमें लगेगा अरे सही बात है, जैसे लग रहा है कि ओहो एनालिडा में से ये निकल के आया। अब देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे कितना रिलेशन है उनके बीच, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिखता है, तो हमें ये पता चलता है कि वो ये इवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है। और ये जो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का आइडिया सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दुनिया को दिया था। और चार्ल्स डार्विन ने ये कहा था कि जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी जितना कॉम्प्लेक्स है वो उतना बाद में इवॉल्व हुआ, और जिसका बॉडी जितना सिंपल है वो उतना पहले दुनिया में आए। यानी अमीबा की बॉडी बहुत सिंपल है, यानी वो दुनिया में बहुत पहले आई होगी। समझ गए? बैक्टीरिया सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया सबसे पहले दुनिया में आए। तो ये कहा किसने? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि किस समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता है बॉडी की कंप्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी धीरे धीरे कंप्लेक्स होती जाती है। समझ गए? तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लोजली एसोसिएटेड था किसके साथ? इवोल्यूशन के साथ। समझ गए? तो देखिए यहां पे दिखा गया है, आपके नोट में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1839। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1839 में। उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें की। क्या बात की? सबसे मेन बात इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर सिंपलर, यानी पहले जो फॉर्म थे, नए नए जीव जो पहले आए वो सिंपल थे। व्हाइल मॉडर्न ऑर्गेनिज्म्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, यानी वो कॉम्प्लेक्स हैं। दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी डिजाइन हैज इंक्रीज्ड ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया बॉडी कॉम्प्लेक्स होता गया। बॉडी क्या होता गया? कॉम्प्लेक्स होता गया। पहले के सिंपल थे। और चार्ल्स डार्विन ने ही कहा था नेचर चूजेज द बेस्ट, यानी कि नेचर हमेशा क्या करता है? बेस्ट को चूज करता है। पहले समय में जो जीव रहे थे वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे अभी सोचो एक कोरोना वायरस आया, अभी पूरे विश्व में फैल गया। सोच के देखिए अगर मेडिकल सेक्टर नहीं होता तो कितने लोग मरते, इसमें कितने लोग मरते। तो क्या होता? मान लो कि कुल आबादी 7 करोड़ है, 7 अरब है अभी दुनिया का, उसमें से मान लो कि 5 नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, मान लो कि 2 अरब लोग मर जाते तो 5 अरब लोग मरते, ये बीमारी फैल जाती, कोई लॉकडाउन नहीं होता, कुछ नहीं होता, लोग ऐसे ही चलते फिरते रहते, लोग मरते जाते, लोग को पता भी नहीं, मेडिकल नहीं होता तो कैसे पता चलता कि कोरोना वायरस आया? मर जाते। 2 करोड़ लोग मान लो मर गए, 5 करोड़ लोग बच गए। 5 करोड़ लोग बच गए तो क्या हुआ? मतलब वो इम्यून हो गए उस वायरस से, अब वो नहीं मरेंगे। तो 2 करोड़ क्यों मर गए? क्योंकि वो बेस्ट नहीं थे। तो नेचर ऐसे ही सेलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसको। नेचर अच्छे कैरेक्टरिस्टिक वाले, अच्छी बॉडी वाले, अच्छे जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसका जीन अच्छा है, उसको सेलेक्ट करता है और बाकी को मार देता है। नेचर ऐसे ही काम करता है। समझ गए? ओके ठीक है। तो नेचर चूजेज द बेस्ट, ये भी उन्होंने कहा था चार्ल्स डार्विन ने, लेकिन यहां पर उस पर बात नहीं करनी। यहां पे हमें तो मेन बात करनी है कि बायोडाइवर्सिटी में उसकी। तो बायोडाइवर्सिटी में चार्ल्स डार्विन का इतना ही बात है कि चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म आपको, जिसका बॉडी डिजाइन आपको जितना कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, मतलब वो उतना बाद में इवॉल्व हुआ, और जिसका सिंपल है मतलब वो पहले इवॉल्व हुआ। ये मेन बात है। चलिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अलग अलग टाइम पे क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो सारे ऑर्गेनिज्म्स को बड़े बड़े कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसे हम किंगडम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? किंगडम। सबसे हायरार्की में सबसे नीचे है किंगडम, सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम, लार्जेस्ट किंगडम। सबसे पहले हमने किंगडम में बांटा। जितने सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं इस दुनिया में, इस अर्थ पे जितने भी स्पीसीज हैं, उसे हमने कुछ किंगडम्स में बांटा। सबसे पहले आया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दुनिया के सामने लाया था कार्ल लिनियस ने, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने ही 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी स्पीसीज हैं उसको 2 किंगडम में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज प्लांटी, सेकेंड इज एनिमालिया। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया। ये किसने किया? कार्ल लिनियस ने। कितने ईस्वी में? 1785 में।
1785 में कार्ल लिनियस ने दुनिया के जितने भी स्पीसीज थे सबको दो किंगडम में बांटा। फर्स्ट इज किंगडम प्लांटी एंड सेकंड इज किंगडम एनिमालिया। किंगडम प्लांटी क्या? प्लांट जिसमें थे, एनिमालिया जिसमें एनिमल थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बाद में जब स्टडीज हुई, थोड़ा और हुआ, तो पता चला कि बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जो पता ही नहीं चला कि वो प्लांटी में जाएगा कि एनिमालिया में। खास करके जब यूनिसेलुलर आने शुरू हुए तो दिक्कत होने लगा, क्योंकि यूनिसेलुलर पे बात ही नहीं था। यूनिसेलुलर को किस में डाले, प्लांटी में डाले कि एनिमालिया में डाले, कंफ्यूजन होने लगा। तो फिर थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। थ्री किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर देखें तो ये अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में, 1785 में कौन किसने किया? कार्ल लिनियस ने। और अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में तीसरा किंगडम दुनिया में लाया, जिस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा आ गया। तो अब कितने किंगडम हो गए? तीन। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया पहले से है, और अब आ गया किंगडम प्रोटिस्टा। और उन्होंने क्या कहा, जितने भी यूनिसेलुलर है उसको किस में डालो? किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दो। यूनिसेलुलर को किंगडम प्रोटिस्टा में डालो, प्लांटी को प्लांटी में डालो, एनिमल को एनिमालिया में डालो। तीन किंगडम हो गए अर्नेस्ट हैकेल। लेकिन बाद में माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। अब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, माइक्रोस्कोप एडवांस हुआ, तो हमें पता चला अरे उसमें भी दो तरह के हैं, प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। यूनिसेलुलर में भी तो दो तरह के हैं, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स। तो चौथा किंगडम लाया गया कोपलैंड के द्वारा। चौथा किंगडम लाया गया किसके द्वारा? कोपलैंड के द्वारा। और दुनिया में हो गए फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 1956 में चौथा किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस किया गया, और मोनेरा में प्रोकार्योट्स को रखा गया। आप जानते हो प्रोकार्योट्स हर एक कंडीशन में क्या होता है? यूनिसेलुलर ही होता है। तो प्रोकार्योट्स को रखा गया किंगडम मोनेरा में। तब आपके पास कितने किंगडम हो गए? चार किंगडम। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया। किंगडम मोनेरा में कौन था? सारे के सारे प्रोकार्योट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में था यूनिसेलुलर यूकार्योट्स, और फिर उसके बाद प्लांटी था, प्लांट्स था प्लांटी में, और एनिमल्स था एनिमालिया। और ये चौथा किंगडम किसने लाया? मोनेरा किसने लाया? कोपलैंड ने लाया। कितने ईस्वी में? 1956 में। और इसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जो कि अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे एक R.H. व्हिटकर। क्या नाम था उनका? R.H. व्हिटकर, जिन्होंने 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। और आपके एनसीईआरटी में यही 5 दिया हुआ है। सच में आप गूगल करोगे तो 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, उस पर हमें नहीं जाना है। हम यही मानेंगे एनसीईआरटी में जो लिखा है, एनसीईआरटी ही मां है हम लोगों की। जो एनसीईआरटी कहता है वही सच है भाई। तो एनसीईआरटी ने, हमें नहीं पढ़ना है उस लेवल पे भी, हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। समझ गए? तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटकर ने इंट्रोड्यूस किया 1969 में। अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में बांटो। कौन कौन सा? तो उन्होंने कहा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया। क्या क्या बोला मैंने? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया। किंगडम मोनेरा में क्या था? सारे के सारे प्रोकार्योट्स। प्रोटिस्टा में कौन था? सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। इसमें थे प्रोटिस्टा में। किंगडम फंगी में क्या था? सारे के सारे मल्टी सेलुलर फंगी। फंगी क्या होता है? फंगी मल्टी सेलुलर होता है, उसके पास सेलवाल भी होता है, यानी कि प्लांट जैसा होता है, लेकिन वो प्लांट नहीं होता है। वो प्लांट लाइक होता है लेकिन प्लांट नहीं होता। पढ़ेंगे इस किंगडम को हम डिटेल्स में तो हमें समझ में आ जाएगा। तो किंगडम फंगी आया, मल्टी सेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर फंगी, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में कौन आया? मल्टी सेलुलर प्लांट्स। जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स थे वो किस में आ गए? किंगडम प्लांटी में। और जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे वो किस में आ गए? किंगडम एनिमालिया में। समझ गए? ये जो 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया वो 3 बेसिस इसमें देखा गया, 3 चीज देखा गया। कौन किस में जाएगा, कौन किस किंगडम से बिलोंग करेगा, कौन सा स्पीसीज किस किंगडम से बिलोंग करेगा, वो इस बात पर डिसाइड किया जाएगा। 3 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कि उसकी वो कैसा है, उसका जो सेलुलर लेवल है, यानी टाइप ऑफ सेल उसका कैसा, उसका सेल कैसा है, सेल प्रोकार्योटिक है या यूकार्योटिक। सबसे पहले ये देखना है। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस किंगडम से बिलोंग करेगा ये पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? उसका टाइप ऑफ सेल देखना है कि वो कैसा सेल है उसके पास, प्रोकार्योटिक सेल है या यूकार्योटिक सेल है। अगर प्रोकार्योटिक सेल है तो वो सीधे किंगडम मोनेरा में जाएगा। यूकार्योटिक होने के बाद हम डिसाइड करेंगे। तो अगर वो प्रोकार्योटिक सेल है तो किस में जाएगा? किंगडम मोनेरा में जाएगा। चलो वो देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब वो यूनिसेलर है या मल्टीसेलर। अगर पहला चीज हमने देख लिया, उसके बाद अगर वो यूकार्योटिक है तो यूकार्योटिक में दो बातें हो सकती हैं, वो तो यूनिसेलर हो सकता है या मल्टीसेलर। अगर वो यूनिसेलर है तो वो सीधे के सीधे किस में चला जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में। किसमें चला जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में। और अगर वो क्या है, मल्टी सेलर है, तो फिर हमें नेक्स्ट चीज देखना होगा। और नेक्स्ट चीज हमें देखना होगा कि वो ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो कैसे अपना एनर्जी गेन कर रहा है, यानी वो अपना फूड कैसे ले रहा है, खुद से अपना फूड बना रहा है या दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, वो हमें देखना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफ्स। तो अगर प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक है और हेटेरोट्रॉफ है प्लांट लाइक लेकिन हेटेरोट्रॉफ है, तो वो फंगी में चला जाएगा। और अगर प्लांट लाइक है, ऑटोट्रॉफ है, तो वो प्लांटी में जाएगा। और अगर मल्टी सेलर है, यूकार्योटिक है और हेटेरोट्रॉफ है और बॉडी पर सेलवाल भी नहीं है, सेलवाल भी हम देखते हैं, अगर बॉडी पर सेलवाल भी नहीं है तो वो एनिमालिया में चला जाएगा। फंगी और प्लांटी दोनों में सेलवाल है, एनिमालिया में सेलवाल नहीं है। आप चाहो तो ये भी एक याद रख सकते हो, सेलवाल है या नहीं, समझ गए। अगर सेलवाल नहीं है तो किस में जाएगा, किंगडम एनिमालिया में। तो ये सब बेसिस थे जिसके बेसिस पर हमने किंगडम बनाए। तो आई होप आपको आज सारी बातें समझ में आई होंगी। इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा लेक्चर रखेंगे हम लोग इस चैप्टर में, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है बायोडाइवर्सिटी। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हम लोग बेसिक में चल रहे हैं। किंगडम हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से, हम सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल्स में। इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा इसके दौरान। इसके लिए कोई निश्चिंत रहिएगा। कुछ बच्चों का ये आ रहा था कि सर आप बोले थे जब क्लास खुली हुई थी कि बायोडाइवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिकल के व्यू से, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 11th-12th में बायो रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो तो जनरली कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं जीवन में कि सर हमें बायो रखना है। तो आप तो बोले थे कि बायोडाइवर्सिटी बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे। निश्चिंत रहिए बच्चों, एकदम डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि बेईमानी हो जाएगा, कोई बेईमानी नहीं होगा, पूरा चीज पढ़ाया जाएगा। और फिर जब क्लास खुलेगी तो हम लोग रिवाइज तो करेंगे, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस ध्यान से देखना है। और नोट्स मिल रहा है आपको, नोट्स बढ़िया से बनाते चलिए और लिखते चलिए। कोई भी डाउट हो आराम से पूछिए, लेक्चर पूरा देखा कीजिए, बस यही कहेंगे। लेक्चर पूरा देखेंगे, पक्का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है, आई होप आपको आज समझ में आया। आज हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन का क्या नीड था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और सारे के सारे किंगडम। 2 किंगडम कार्लिनियस ने दिया, 3 किंगडम अर्नेस्ट हैक्कल, 4th किंगडम कोपलेंट ने लाया और 5 किंगडम सिस्टम आरएच व्हिटकर ने दिया। ये सारी बातें, किंगडम कैसे मिलता है वो आपने समझ लिया, टाइप ऑफ सेल का टाइप कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलर मल्टीसेलर, और फिर हमने देखा ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ, और आप चाहे तो प्रेजेंस ऑफ सेलवाल भी एक ले सकते हो। तो ये सारी बातें थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट है आराम से पूछिए, जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें, या नहीं तो जो व्हाट्सएप प्रॉब्लम डेस्क है उसमें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग शुरू करेंगे हायरार्की मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, वो एक स्टेप में नहीं है। किंगडम है, फाइलम है, जेनस है, फैमिली है, क्लास है, बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हायरार्की पे बात करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर 1-2 दिन के गैप पर आए, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त हूं, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। नोट्स आपको मिल जाएगा जो व्हाट्सएप डेस्क है। तो सभी बच्चे, जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप प्रॉब्लम डेस्क ज्वाइन नहीं किए हैं, वो पहले लिंक अवेलेबल है, उस पर दबा करके अवेलेबल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि क्या कर सके, जिससे कि आप तब तक नोट लिख सके। मैं नोट अवेलेबल करवाता रहूंगा, और आगे का लेक्चर जब मैं आऊंगा, कुछ फैमिली में कुछ काम है जिसकी वजह से मैं 1-2 दिन लेक्चर हो सकता है कि ना आए, हो सकता है क्या नहीं आएगा, और फिर उसके बाद लेक्चर फिर कंटिन्यू आने लगेगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।